नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं जी। ये समझने के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को इतिहास में कैसे देखा गया है। हम मनोविकृति विज्ञान यानी साइकोपैथोलॉजी के इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि हमारी आज की समझ कहाँ से आई है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो एक अकादमिक स्रोत से है जो इसी इतिहास पर रोशनी डालता है। अच्छा। तो हमारा मकसद है कि इस जानकारी के जो सबसे जरूरी और कह सकते हैं चौंकाने वाले हिस्से हैं उन्हें निकालकर एक बातचीत के जरिए सामने रखें। हाँ, एक सरल और दिलचस्प तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखते हैं कैसे मानसिक बीमारियों को समझने का नजरिया भूत प्रेत और जादुई शक्तियों से हटा और फिर कैसे वो शरीर की अंदरूनी गड़बड़ियों तक पहुंचा। और फिर दिमाग और माहौल के आपसी खेल तक। ये सफर सिर्फ इतिहास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ये समझने की कुंजी है कि हम आज मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं। हाँ, ये यात्रा दिखाती है कि इंसानी सोच कैसे बदली है जब बात असामान्य व्यवहार को समझने की आती है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग दौर में लोगों ने इसके कारण ढूंढे और इलाज करने की कोशिश की। तो मोटे तौर पर 3 बड़े पड़ाव रहे हैं, है ना? जी हाँ। पहला तो प्राचीन काल की अलौकिक मान्यताएं, अच्छा। फिर जैविक यानी शारीरिक मॉडल और उसके बाद मनोवैज्ञानिक नजरिया। तो सबसे पहले चलते हैं बहुत पुराने समय में। तब तो लगता था कि अगर कोई अजीब व्यवहार कर रहा है तो जरूर उस पर किसी बाहरी ताकत का साया है। हाँ बिल्कुल, जैसे बुरी आत्माएं या देवी देवता का गुस्सा। यहाँ तक कि चांद सितारों का भी असर माना जाता था। जी, इसी दौर में वो जादू टोना और डेमोनोलॉजी मतलब बुरी आत्माओं का विज्ञान जैसी बातें आई। डेमोनोलॉजी? जी। अच्छा। माना जाता था कि मानसिक रोगी के शरीर पर किसी आत्मा का कब्जा है और व्यवहार से आत्मा का पता लगाते थे। मतलब अच्छा व्यवहार तो अच्छी आत्मा। हाँ, और अगर खतरनाक व्यवहार है तो बुरी आत्मा का कब्जा माना जाता था। और इलाज वो तो शायद और भी अजीब रहे होंगे। अजीब और कई बार बहुत डरावने। लोगों को जंजीरों में बांधना, पिंजरों में बंद करना, ये तो आम था। ओह। एक तरीका था ट्रेपिनेशन। ट्रेपिनेशन वो क्या था? मतलब खोपड़ी में छेद करना, शायद ये सोचकर कि बुरी आत्मा को निकलने का रास्ता मिल जाएगा। बाप रे। और कई लोगों को तो डायन या दानव समझकर मार भी दिया जाता था। हाँ, जिंदा चला दिया जाता था या फांसी दे दी जाती थी। सोचिए उस समय मानसिक बीमारी से जूझना कितना भयानक रहा होगा। बहुत ज्यादा। और वो चांद वाली बात भी दिलचस्प है। हाँ, लैटिन में चांद को लूना कहते हैं और उसी से लूनाटिक शब्द बना। जी, जिसका मतलब पागल समझा जाता था। हालांकि अब ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता, अपमानजनक माना जाता है। सही बात है। पर तब ये धारणा थी कि पूर्णिमा या तारों की चाल का लोगों के दिमाग पर असर होता है। हाँ, थोड़ी बहुत झलक इसकी आज भी ज्योतिष जैसी चीजों में दिख जाती है ना, जहाँ ग्रहों की चाल से व्यवहार का अंदाजा लगाते हैं। और एक और चीज थी, मास हिस्टीरिया। मास हिस्टीरिया मतलब जब किसी एक इंसान का तीव्र डर या दुख देखकर आसपास के कई लोगों में वही भावना फैल जाती थी, जैसे कोई भावनात्मक महामारी। अच्छा, एक तरह का सामूहिक उन्माद। हाँ बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये अलौकिक मान्यताएं आज भी कुछ संस्कृतियों में पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। सच में? हाँ। खासकर उन जगहों पर जहाँ गरीबी है, अशिक्षा है और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आसानी से नहीं मिलते। तो लोग झाड़ फूक का सहारा लेते होंगे। जी, आज भी ऐसा होता है। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया, जीव विज्ञान में रुचि बढ़ी। हाँ, और फिर इन भूत प्रेत वाली बातों पर सवाल उठने लगे। ध्यान गया शरीर की बीमारियों पर और अंदरूनी केमिकल्स के असंतुलन पर। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई प्राचीन यूनान में। हिप्पोक्रेट्स का नाम आता है। हाँ, हिप्पोक्रेट्स और गैलन भी थे शायद। जी, गैलन बाद में आए। हिप्पोक्रेट्स ने साफ कहा कि मानसिक बीमारियां भूत प्रेत की वजह से नहीं बल्कि शरीर के अंदरूनी कारणों से होती हैं। अच्छा, ये बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बहुत बड़ी। उन्होंने वो ह्यूमर्स का सिद्धांत दिया, शरीर के 4 तरल पदार्थ। हाँ, सुना है। खून, कफ, काला पित्त और पीला पित्त। जी, उनका मानना था कि सेहत इसी संतुलन पर टिकी है। और अगर संतुलन बिगड़ा तो मानसिक दिक्कतें होती हैं। जैसे उनका मानना था कि ज्यादा काला पित्त उदासी या डिप्रेशन लाता है। अच्छा, और ये नजरिया काफी समय तक चला। हाँ, पश्चिमी दुनिया में करीब 19वीं सदी तक इसका बहुत प्रभाव रहा। गैलन ने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन तरल पदार्थों को मौसम के तत्वों से जोड़ दिया, गर्मी, सर्दी, नमी, सूखापन वगैरह। तो इलाज भी उसी हिसाब से होता होगा, माहौल बदलकर या खान पान से। बिल्कुल। जैसे कहते हैं राजा चाल षष्टम थे, उन्हें आराम करने, अच्छा खाने और कसरत करने के लिए कम तनाव वाले ग्रामीण इलाके में भेजा गया था।
लेकिन ये ह्यूमर्स वाली बात, कुछ इलाज तो बड़े अजीब लगते हैं आज, जैसे वो ब्लड लेटिंग। हाँ, ब्लड लेटिंग, जोक लगाकर शरीर से खून निकाला जाता था। क्यों, क्या सोच थी इसके पीछे? शायद ये सोचते थे कि इससे गुस्सा या आक्रामकता कम होगी, मतलब अतिरिक्त खून निकल जाएगा। और वो उल्टी करवाने वाला तरीका? हाँ, डिप्रेशन के लिए जबरदस्ती उल्टी करवाना, तंबाकू और आधी उबली पत्ता गोभी खिलाकर। सुनने में ही भयानक लग रहा है। हाँ, आज ये तरीके बहुत अजीब लगते हैं, लेकिन उस समय की समझ के हिसाब से उन्हें ये ठीक लगते थे। सही बात है। अच्छा, तो 19वीं सदी में भी शारीरिक कारणों पर जोर बना रहा? जी हाँ, जेपी ग्रे जैसे डॉक्टर थे, वो मानते थे कि मानसिक बीमारी हमेशा शारीरिक वजहों से होती है। तो इलाज में आराम, खाना, इन सब पे ध्यान देते थे? हाँ, आराम, अच्छा खाना, कमरे का सही तापमान, वेंटिलेशन। उन्होंने तो मरीजों के लिए रोटरी पंखा तक बनवाया था। अच्छा, और इसी दौर में शायद बीमारियों को पहचानने का तरीका भी बदला? हाँ, एमएल क्रिपलिन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानसिक बीमारियों को पहचानने और उनका वर्गीकरण करने में बड़ा योगदान दिया। वर्गीकरण मतलब अलग-अलग बीमारियों को समझना? जी, उन्होंने कहा कि हर बीमारी की शुरुआत की उम्र अलग होती है, उसके लक्षण अलग होते हैं और वो कैसे आगे बढ़ती है, यानी उसका वैरलाफ, वो भी अलग होता है। उन्होंने सिजोफ्रेनिया के बारे में काफी लिखा था, है ना? हाँ, सिजोफ्रेनिया का उन्होंने जो विस्तृत वर्णन किया वो आज भी काफी हद तक प्रासंगिक माना जाता है। तो ये जैविक मॉडल काफी प्रभावशाली रहा। जी हाँ, और 20वीं सदी में कुछ ऐसे इलाज आए जो बहुत विवादास्पद रहे। जैसे इंसुलिन शॉक थेरेपी। इंसुलिन शॉक, डायबिटीज वाला इंसुलिन? हाँ, इसमें इंसुलिन देकर मरीज को कोमा जैसी स्थिति में लाया जाता था। कुछ मरीज ठीक हुए तो इसका इस्तेमाल बढ़ गया। लेकिन ये खतरनाक नहीं था? बहुत खतरनाक था। कई बार कोमा से बाहर नहीं आ पाते थे, मौत भी हो जाती थी। ओह, और फिर वो बिजली के झटके वाली थेरेपी, ईसीटी? हाँ, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी। ये इस गलत धारणा पर आधारित थी कि मिर्गी और सिजोफ्रेनिया एक साथ नहीं होते। तो सोचा कि मिर्गी जैसा दौरा पैदा करने से सिजोफ्रेनिया ठीक हो जाएगा। ये तो अजीब तर्क है। बिल्कुल, और ईसीटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, कभी कभी तो काबू में ना आने वाले मरीजों को सजा देने के लिए भी। ये तो बहुत गलत था। हाँ, हालांकि बाद में ये पाया गया कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन और आत्मघाती विचारों वाले मरीजों के लिए ये वाकई असरदार हो सकती है। अच्छा, तो आज भी इस्तेमाल होती है? हाँ, आज भी सुरक्षित तरीके से खास स्थितियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन फिर लोगों को एहसास हुआ कि दिमाग की हर उलझन सिर्फ जिस्मानी नहीं होती। सही कहा, कई बार भावनात्मक परेशानियां बिना किसी शारीरिक बीमारी के भी होती हैं। यहीं से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों का रास्ता खुला। जी हाँ, अब जोर मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों पर गया। इसकी एक अहम शुरुआत हुई नैतिक उपचार यानी मॉरल थेरेपी से। हाँ, नैतिक उपचार और मानसिक स्वच्छता यानी मेंटल हाइजीन आंदोलन। यूरोप और अमेरिका में कुछ सुधारकों ने काम किया था, फिलिप पिनेल, विलियम ट्यूक। जी, और बेंजामिन रश, डोरोथिया डिक्स। इन्होंने अस्पतालों और आश्रयों में बंद मरीजों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करने पर जोर दिया। पहले तो शायद उन्हें बस बंद करके रखते थे। हाँ, पहले के पागलखाने तो बस लोगों को बंद रखने की जगह थी, कोई इलाज नहीं, बस कैद। लेकिन इन आंदोलनों ने बदलाव लाया। बिल्कुल, डोरोथिया डिक्स ने खास तौर पर अमेरिका में बहुत काम किया। उन्होंने सरकार पर जोर डाला कि मानसिक रोगियों के लिए अलग अस्पताल बनाए जाएं जहां उनकी देखभाल हो। अच्छा, उनकी कोशिशों से सरकारी मानसिक अस्पताल बने और मनोरोग यानी साइकियाट्री एक अलग मेडिकल स्पेशलिटी के तौर पर उभरा। और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन (APA) की नींव भी इसी समय पड़ी। जी, 1844 में। उस समय उनका लक्ष्य था शारीरिक और नैतिक दोनों तरह के इलाज का मिश्रण अपनाना। ठीक है, तो अब आते हैं उस नाम पर जिसे मनोविज्ञान में शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, सिगमंड फ्रॉइड। हाँ, फ्रॉइड और उनका मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, साइको एनालिटिक अप्रोच। फ्रॉइड ने सम्मोहन सीखा था, है ना? लेकिन फिर अपना तरीका निकाला। उन्होंने मरीजों को बस खुलकर बात करने को कहा, अपनी तकलीफें, अपने डर, अपनी दबी हुई इच्छाएं। और इससे क्या पता चलता था? फ्रॉइड ने फ्री एसोसिएशन, मतलब बिना रोक टोक के मन में जो आए बोलते जाना, और स्वप्न विश्लेषण जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। अच्छा, सपनों का मतलब निकालना? हाँ, इन सब से वो ये समझने की कोशिश करते थे कि हमारे अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, यानी वो हिस्सा जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। बिल्कुल, फ्रॉइड का मानना था कि हमारी ज्यादातर मानसिक परेशानियां इसी अचेतन मन की उलझनों से पैदा होती हैं। और उन्होंने वो एड, ईगो, सुपर ईगो वाली बात भी कही थी। जी हाँ, उनके मुताबिक हमारे अंदर 3 हिस्से लगातार संघर्ष करते रहते हैं।
पहला है इड। हाँ, इड जो बस अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, तुरंत, इसे सही गलत की परवाह नहीं, जैसे एक जिद्दी बच्चा। ये पूरी तरह अचेतन होता है। और सुपर ईगो? सुपर ईगो वो जमीर जैसा। बिल्कुल, ये हमारा जमीर है जो हमें नैतिकता सिखाता है, जैसा हमने समाज से सीखा है। ये हमें अपराध बोध कराता है। और बीच में है ईगो। हाँ, ईगो बेचारा मैनेजर है। वो इड की जिदों और सुपर ईगो के नियमों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करता है, वो भी असल दुनिया की हकीकतों को ध्यान में रखकर। ये तर्क से चलता है। तो इन तीनों के बीच झगड़ा ही परेशानी की जड़ है। हाँ, फ्रायड के मुताबिक यही अंदरूनी झगड़ा, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, हमारी ज्यादातर मानसिक दिक्कतों का कारण है। ये सुनने में दिलचस्प है। और फ्रॉइड ने बचपन के अनुभवों पर भी बहुत जोर दिया था, वो मनोयौन विकास के चरण। जी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। उनका मानना था कि बचपन के हर चरण में हमारी यौन ऊर्जा, लिबिडो, शरीर के अलग हिस्से पर केंद्रित होती है, और अगर किसी चरण में जरूरतें पूरी ना हों या ज्यादा पूरी हो जाएं, तो स्थिरीकरण हो जाता है। और वो बाद में परेशानी पैदा करता है। हाँ, वो वयस्क जीवन में किसी न किसी मानसिक परेशानी के रूप में सामने आ सकता है। और वो चिंता और रक्षा तंत्र वाली बात। हाँ, फ्रायड ने कहा कि चिंता तब होती है जब ईगो को लगता है कि इड की इच्छाएं हावी हो जाएंगी या सुपर ईगो सजा देगा। तो ईगो खुद को बचाता है। हाँ, इससे बचने के लिए ईगो कुछ रक्षा तंत्र इस्तेमाल करता है, जो असलियत को थोड़ा तोड़ मरोड़ देते हैं, अनजाने में। जैसे कोई उदाहरण? जैसे दमन, रिप्रेशन, किसी बुरी याद या इच्छा को जबरदस्ती भुला देना, उसे अचेतन में धकेल देना। अच्छा। या इनकार, डिनायल, किसी कड़वी सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देना। या फिर उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं जैसे गुस्से को किसी समाज स्वीकृत काम में बदल देना, जैसे खेलकूद या कला। ऐसे कई तंत्र उन्होंने बताए। और फ्रॉइड की थेरेपी में क्या होता था? ट्रांसफरेंस का क्या मतलब था? मनोविश्लेषण का लक्ष्य होता है दबी हुई भावनाओं और यादों को चेतन मन में लाना और उन्हें समझना। ट्रांसफरेंस का मतलब है कि मरीज अनजाने में अपने थेरेपिस्ट पर वही भावनाएं डालने लगता है जो वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों जैसे माता-पिता के लिए महसूस करता आया है। और इसे समझना जरूरी था इलाज के लिए? फ्रॉइड मानते थे कि हाँ, ये बहुत जरूरी है। सपनों का विश्लेषण भी अहम था, क्योंकि वो मानते थे कि सपने हमारी अचेतन इच्छाओं का प्रतीक होते हैं। फ्रॉइड का काम यकीनन बहुत प्रभावशाली रहा है, लेकिन उनकी आलोचना भी तो हुई। हाँ, बिल्कुल हुई है। सबसे बड़ी आलोचना यह है कि उनके सिद्धांतों को वैज्ञानिक तरीके से जांचना या गलत साबित करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। कई लोगों को लगता है कि उन्होंने महिलाओं के अनुभवों को सही ढंग से नहीं समझा और हर चीज को जरूरत से ज्यादा कामुकता, सेक्सुअलिटी से जोड़ दिया। फिर भी ये मानना पड़ेगा कि अचेतन मन, बचपन के अनुभव, रक्षा तंत्र, ये बातें आज भी मनोविज्ञान की सोच पर गहरा असर डालती हैं। सही बात है। फ्रॉइड के बाद एक बिल्कुल अलग लहर आई, मानवतावादी दृष्टिकोण की। जी हाँ, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। ये नजरिया इंसान के अच्छे पहलुओं पर जोर देता है, उसकी आजाद मर्जी, आगे बढ़ने की चाहत। बिल्कुल, यहाँ माना गया कि दिक्कतें तब आती हैं जब इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने से कतराता है। कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मास्लो जैसे विचारक इसके प्रमुख थे। और उनका मानना था कि इंसान का स्वभाव मूल रूप से अच्छा होता है। हाँ, और अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो वो समाज या हालात की वजह से है, ना कि उसकी अंदरूनी फितरत के कारण। रॉजर्स ने आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर दिया। यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जी, और एक आदर्श स्व, आइडियल सेल्फ भी होता है, हम जैसा बनना चाहते हैं। तो रॉजर्स का कहना था कि हमारी असलियत, सेल्फ इमेज और हमारे आदर्श, आइडियल सेल्फ में जितनी ज्यादा दूरी होगी, उतने ही ज्यादा बेचैनी होगी। बिल्कुल, इसे उन्होंने असंगति, इनकॉन्ग्रुएंस कहा, जब अनुभव और हमारी आत्म छवि मेल नहीं खाते। और उनका मानना था कि हर इंसान में खुद को बेहतर बनाने की चाहत होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी हाँ, उनकी पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का मकसद इसी बेहतरी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना है। इसके लिए थेरेपिस्ट का रवैया बहुत जरूरी होता है। हाँ, रॉजर्स ने कहा कि थेरेपिस्ट को मरीज को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, एम्पैथी, और उसके साथ सच्चा रहना चाहिए, जेन्युइननेस। ये सुनने में तो बहुत सकारात्मक और मानवीय लगता है भी, लेकिन इसकी भी आलोचना हुई है। अच्छा, क्या कमियां बताई गई? आलोचक कहते हैं कि आत्म वास्तविकरण या अंतर्ज्ञान जैसे शब्द थोड़े अस्पष्ट हैं, जिन्हें मापना मुश्किल है। और इसने वैज्ञानिक प्रयोगों, खासकर जानवरों पर होने वाले प्रयोगों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। फिर भी
थेरेपी में मरीज के साथ मानवीय रिश्ता बनाने पर जो जोर इसने दिया वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। और अब आते हैं एक और बड़े दृष्टिकोण पर, व्यवहारवादी नजरिया, बिहेवियरल अप्रोच। जी। इवान पावलोव, जॉन बी वॉटसन, B.F. स्किनर, ये बड़े नाम हैं इससे जुड़े हुए। इनका मानना था कि हमारा सारा व्यवहार सीखा हुआ होता है, सामान्य हो या असामान्य। एकदम सही। उनके लिए व्यवहार ही समस्या है, किसी अंदरूनी चीज में नहीं। उन्होंने कहा कि हम पर्यावरण से सीखते हैं। उन्होंने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है इस पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, उन्होंने सीधे व्यवहार पर फोकस किया। उनका मानना था कि अगर गलत व्यवहार सीखा जा सकता है तो सही व्यवहार भी सिखाया जा सकता है। और सीखने के 2 मुख्य तरीके बताए उन्होंने। पहला, क्लासिकल कंडीशनिंग। हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव के कुत्तों वाला प्रयोग इसका क्लासिक उदाहरण है, जिसमें घंटी की आवाज को खाने से जोड़ा गया। जी। इसमें एक सामान्य चीज जैसे घंटी को किसी ऐसी चीज जैसे खाना के साथ जोड़ा जाता है जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया, लार आना पैदा करती है। बार बार ऐसा करने पर वो सामान्य चीज भी वही प्रतिक्रिया पैदा करने लगती है। और हमारे डर यानी फोबिया कई बार ऐसे ही बनते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर किसी को लिफ्ट में बहुत बुरा अनुभव हुआ तो वो लिफ्ट से ही डरने लग सकता है। वॉटसन ने लिटिल एल्बर्ट नाम के बच्चे पर प्रयोग करके दिखाया भी था कि कैसे डर सिखाया जा सकता है। ओ, वो बेचारा बच्चा। और दूसरा तरीका है ऑपरेंट कंडीशनिंग। जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसे स्किनर ने विस्तार से बताया। इसमें इनाम और सजा की भूमिका होती है। हाँ, इसका सिद्धांत है कि हम वो व्यवहार ज्यादा करते हैं जिसके अच्छे नतीजे निकलते हैं, यानी पुनर्बलन मिलता है। अच्छा। और वो व्यवहार कम करते हैं जिसके बुरे नतीजे निकलते हैं, यानी दंड मिलता है। पुनर्बलन 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी, अगर कोई काम करने पर इनाम मिलता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, तो हम उसे दोबारा करना चाहेंगे। और अगर कोई काम करने से कोई बुरी चीज हट जाती है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, तो भी हम उसे दोबारा करना चाहेंगे। जैसे सिर दर्द होने पर दवा खाने से दर्द चला जाता है। बिल्कुल, तो हम अगली बार भी दवा खाएंगे। वहीं अगर किसी काम के लिए सजा मिलती है तो हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमारा सीखना सिर्फ इनाम और सजा पर ही निर्भर करता है? हम दूसरों को देखकर नहीं सीखते? बहुत अच्छा सवाल है ये। बाद में एल्बर्ट बंडूरा जैसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांतकारों, सोशल कॉग्निटिव थ्योरिस्ट्स ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। इसे अवलोकन द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। और हमारी सोच, हमारी उम्मीदें कि किसी काम का क्या नतीजा निकलेगा, ये सब भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो व्यवहारवादी तरीके से इलाज कैसे किया जाता है? इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके? हाँ, इन सिद्धांतों पर आधारित तकनीकों को व्यवहार संशोधन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? कई तकनीकें हैं, जैसे डर कम करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, बुरी आदतें छुड़ाने के लिए एवर्जन थेरेपी, अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी वो क्या है? उसमें अच्छा व्यवहार करने पर टोकन दिए जाते हैं जिन्हें बाद में किसी इनाम के लिए बदला जा सकता है, जैसे अस्पतालों या स्कूलों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, और आजकल CBT का नाम बहुत सुनने में आता है। हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। ये सोच और व्यवहार दोनों को बदलने पर काम करती है और कई समस्याओं जैसे चिंता, डिप्रेशन, OCD वगैरह में काफी प्रभावी मानी जाती है। लेकिन क्या व्यवहारवाद इंसान की सोच और भावनाओं की जटिलता को कुछ कम करके नहीं देखता? हाँ, ये एक आम आलोचना है। कुछ आलोचक मानते हैं कि ये नजरिया इंसान को एक मशीन की तरह देखता है और उसकी अंदरूनी दुनिया, चेतना, आजाद सोच, इन सबको नजरअंदाज करता है। जी, हालांकि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत ने सोच को शामिल करके इस कमी को कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि ये जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के असर को कम आंकता है। तो हमने देखा कि मनोविकृति विज्ञान को समझने का सफर कितना लंबा और घुमावदार रहा है। बिल्कुल, भूत प्रेत से शुरू होकर शरीर के तरल पदार्थों और रसायनों तक, और फिर मन की गहराइयों, बचपन के अनुभवों, सीखने के तरीकों और सामाजिक असर तक। हर दौर ने, हर नजरिए ने हमारी समझ में कुछ न कुछ जोड़ा है। हाँ, अलौकिक मान्यताओं से लेकर हिपोक्रेट्स के ह्यूमर्स, क्रिपलिन का वर्गीकरण, फ्रॉइड का अचेतन मन, रोजर्स का आत्मविकास और स्किनर व बंडूरा के सीखने के सिद्धांत, हर पड़ाव ने इस पहेली के एक हिस्से को सुलझाने में मदद की है। ये सारे नजरिए, चाहे कितने भी पुराने या अलग लगें, कहीं न कहीं आज भी हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं।
तो आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। हमने मनोविकृति विज्ञान के इतिहास की अलग-अलग धाराओं को समझने की कोशिश की। जी, और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। ये जो पुराने नजरिए हैं, जैसे कि मानसिक बीमारी को बुरी आत्मा का साया मानना या शुरुआती दौर के कुछ अजीब इलाज, क्या इनकी गूंज आज भी समाज में सुनाई देती है? मतलब क्या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा जो कलंक, स्टिग्मा है, या इलाज से जो हिचकिचाहट है, क्या वो कहीं ना कहीं इन पुरानी जड़ों से जुड़ी है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना शायद हमें आज की चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करे।